पौराणिक मान्यता यह है कि एक खास समय में एक खास जगह पर इन नदियों में डुबकी भर लगा लेने से इंसान के सिर्फ इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी जीवन मरण के जंजाल से मुक्ति। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा गोल मोक्ष पाना ही होता है और इसीलिए इस खास टाइम में लोग कुछ खास नदियों के किनारे एक खास शहर में इकट्ठा होते हैं। यह दुर्लभ संयोग एक ऐसी घटना को जन्म देती है जो सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर हिप्नोटाइज कर देता है। और यह है कुंभ मेला, आस्था का महासागर का कुंभ मेला, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस क्राउड इकट्ठा होता है। यह इतना बड़ा होता है कि यह दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा भीड़ आस्था के नाम पर संगम नदी में डुबकी लगाते हैं। यह इतना बड़ा होता है कि मोक्ष की खोज में निकली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक टेम्पररी शहर बनाया जाता है। लाखों तंबू डालने पड़ते हैं, कई किलोमीटर तक सड़कें बनानी पड़ती हैं, पुल बनाने पड़ते हैं। यह इतना बड़ा होता है कि करोड़ों लोगों की यह हुजूम स्पेस से भी दिखाई देती है। आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का ह्यूमैनिटी में शामिल है। यानी यह मेला इंटरनेशनल लेवल पर भारत की महान सनातन धर्म की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, माँ गंगा के आंचल से लिपटा हुआ एक महान शहर। यह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन पवित्र नदियों का संगम है। माँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम यहीं पर होता है। इस बार प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला बहुत ही खास होने वाला है। इस बार प्रयागराज में कुंभ मेला कुंभों का कुंभ महाकुंभ का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस बार महाकुंभ को तय करने वाले ग्रह नक्षत्र का यह दुर्लभ संयोग 144 साल बाद बना है। यह 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक चलने वाले इस महान कुंभ की भव्यता पहले से कहीं ज़्यादा थी। अनुमान है कि इस बार देश विदेश से करीब 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। सिर्फ महाकुंभ 2025 का एस्टिमेटेड बजट 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या डिफरेंस है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब कुंभ होगा, कब अर्धकुंभ होगा और कब महाकुंभ होगा? अनादिकाल से चले आ रहे इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े सिद्ध नागा साधु जो इस संसार के सारे मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वह हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ एक डुबकी लगाने यहाँ पर आते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इसके अलावा कैसे कुंभ का मात्र 45 दिन के टाइम पीरियड में शहर की अर्थव्यवस्था को बूम कर देती है? क्या है इस मेले की इम्पोर्टेंस? तो आइए साथ चलते हैं आस्था के महासागर महाकुंभ की वर्चुअल यात्रा पर और ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, कुंभ मेला का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कुंभ मेला का मतलब क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कलश या घड़ा। मेला का मतलब होता है खास त्यौहार या मान्यता के कारण इकट्ठा लोगों का हुजूम। देखिए, इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई, यह किसने की, इसकी सटीक या प्रमाणिक जानकारी हमें किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलती। हालांकि इतिहासकार एसपी रॉय के अनुसार 1000 BC में पवित्र नदियों के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा 600 BC के बौद्ध इंस्क्रिप्शन में भी नदी मेलों का पता चलता है। वही रॉय मानते हैं कि मेले का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वह 300 AD के आसपास से बनना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, 600 AD में चाइना से आए ट्रेवलर ह्वेनसांग ने प्रयागराज में हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कुंभ में डुबकी लगाई थी।
चलिए समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि महर्षि दुर्वासा का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ है। इसी कारण से उनके स्वभाव में क्रोध सबसे अधिक दिखता है। महर्षि दुर्वासा को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवता लोगों को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और देवता लोग कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवता लोगों पर आक्रमण करके उनके स्वर्ग को छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवता से कहा कि आप लोग असुरों को हराने के लिए अमृत की ज़रूरत है, और देवताओं को बताया कि क्षीर सागर के मंथन से उनको अमृत प्राप्त होगा। लेकिन देवता लोग यह काम अकेले नहीं कर सकते थे। अमृत के लालच में असुर भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। फिर शुरू हो गया महान समुद्र मंथन। मंदरांचल पर्वत को बनाया गया मथानी। वासुकी नाग या नागराज वासुकी से बनी रस्सी, एक तरफ देवता थे तो दूसरी तरफ दानव थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 चीज़ें निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसको गले में धारण करके भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। उसके बाद निकला कामधेनु गाय, फिर अरावत हाथी, फिर कल्प वृक्ष, फिर अप्सरा रंभा, फिर माता लक्ष्मी, फिर 5 जन सांग, फिर परिजात वृक्ष, फिर सारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली। फिर लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसको पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इसी बीच जयंत ने अमृत कलश को उठाया और वहां से भाग गए। जयंत भगवान इंद्र के बेटे थे। जब जयंत अमृत कलश लेके भाग रहे थे तो उनके पीछे असुर लोग पड़ गए। लेकिन जयंत अमृत कलश लेकर भागते रहे और इन्हीं सब चक्करों में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर छलक गई। ये जगह थी गंगा किनारे हरिद्वार में हरपुड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के किनारे नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब सवाल यह है कि हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है कुंभ मेला। दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिन तक चली थी और 12 दिन लग गए थे जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग तक पहुंचने में। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 धरती पर होते हैं और 8 देवलोक में होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला भी 12 साल में मनाया जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि हर 3 साल में इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। यह मेला हर 12 साल में लगता है। इसके लिए चारों जगहों को बारी बारी से चुना जाता है। अर्ध कुंभ मेला इसलिए लगता है क्योंकि यह कुंभ मेले का आधा चक्र मानते हैं, इसलिए ये हर 6 साल में मनाया जाता है। हालांकि अर्ध कुंभ मेला सिर्फ 2 जगहों पर लगता है, एक हरिद्वार और दूसरा प्रयागराज में। वहीं 12 साल बाद मनाया जाने वाला प्रयागराज के कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। यानी पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। जो ये मेला 2025 में लगा है, यह कुंभ ही नहीं बल्कि पूर्ण कुंभ है। पिछला पूर्ण कुंभ मेला 2013 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पूर्ण कुंभ को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह हर 144 साल बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, लेकिन यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। अब चूंकि महाकुंभ 144 साल बाद लगता है, इसीलिए यह बेहद खास होता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ
इसलिए भी खास होता है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। इसलिए अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं पर आते हैं। अब सवाल यह है कि कुंभ मेले की तारीख को कैसे तय किया जाता है। देखिए, कुंभ कहाँ कैसे लगेगा, इसका डिसीजन कुछ खास ग्रह की स्थिति, खगोल विज्ञान, ज्योतिष गणना और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिया जाता है। विष्णु पुराण में श्लोक के माध्यम से इन ज्योतिष योग के बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नासिक कुंभ के लिए यह योग है। उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के लिए यह योग बताया गया है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के लिए ग्रहों का योग ऐसा होना चाहिए। लास्ट में हरिद्वार के लिए ये श्लोक होना चाहिए। इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करें तो जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। वहीं जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश और सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है तब अवंतिका यानी उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जब सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं और जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। हालांकि पौराणिक कथाओं के अलावा ज्योतिष आस्था भी है। वह यह है कि ग्रहों का ऐसा योग नदी के पानी को औषधि जैसा बना देता है और इस समय इन नदियों में नहाने से शरीर के साथ साथ अंतर आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा कुंभ का आध्यात्मिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कुंभ के टाइम में खास ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। दोस्तों, कुंभ मेले की शुरुआत एक शाही स्नान से शुरू होती है जिसमें विभिन्न संप्रदाय और 13 अखाड़ों के स्पिरिचुअल लीडर या नागा साधु के सिद्धि प्राप्त गुरु नदी में नहाकर मेले की शुरुआत करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इन नागा साधु के नहाने के बाद ही दूसरे भक्त पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा का एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ में भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी वर्ग का हो। इस मेले में लोग सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं और वो है मोक्ष। कुंभ भारत की संस्कृति, भारत के धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यह बताता है कि कैसे यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति एक श्रद्धालु है और कुछ भी नहीं। हालांकि कुंभ मेला नदी में सिर्फ डुबकी लगाने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर धार्मिक चर्चाएं होती हैं, साथ ही में लोग भक्ति करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। यहाँ आस्था और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। यहाँ पर साधु और सन्यासी दुनिया को अपनी अपनी परंपराएं भी दिखाते हैं। कुंभ सही मायने में दिखाता है कि भारत प्राउडली मल्टी रिलीजन और मल्टी कल्चरल देश है। यही बात इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बनाती है। इसी वजह से कुंभ मेले को इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है और यह भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है। कुंभ में लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु आते हैं। यह बहुत करीब से भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखते हैं और महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। चलिए जानते हैं कि इस बार के महाकुंभ में क्या खास था, कैसे यह उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट कर देता है। दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुई महाकुंभ मेले की इम्पोर्टेंस केवल कल्चरल और रिलीजियस ग्राउंड तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह कुंभ इकोनॉमिक लिहाज से भी बहुत खास था।
यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने का एक गोल्डन समय था, क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया था कि इस बार 40 से लेकर 45 करोड़ तीर्थयात्री यहाँ पर आ सकते हैं। पर 26 फरवरी तक अब तक लगभग 65 करोड़ तीर्थयात्री महाकुंभ में स्नान करने आ चुके हैं। इसलिए इस बार कुंभ के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में टेम्परेरी शहर बसाया गया था। यहाँ तक कि इसको टेम्परेरी जिला तक का दर्जा दिया गया था। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि साल 1882 में महाकुंभ पर सिर्फ 20,288 रुपये खर्च किए गए थे, जो आज के हिसाब से 3 करोड़ 65 लाख रुपए होते हैं, जिसमें 49,840 का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, जिसमें 29,612 का नेट प्रॉफिट हुआ था। 1894 के कुंभ में भारत की जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ हो गई थी और लगभग 10 लाख श्रद्धालु कुंभ में डुबकी लगाने आए थे। इस आयोजन पर 69,427 रुपये खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से 10.5 करोड़ रुपए होते हैं। अब बात करते हैं पिछले कुंभ के बारे में। 2013 में कुंभ के आयोजन के लिए 1,214 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, लेकिन मेले में 1,017 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ था। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 के बजट से 4,043 करोड़ रुपए ज़्यादा है, यानी इस बार महाकुंभ का बजट 5,060 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए दिए हैं। 2013 में हुए महाकुंभ से कुल 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। 2025 में महाकुंभ के दौरान ऐतिहासिक क्षेत्रों में कुल कारोबार 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हुआ। वहीं सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 3 लाख करोड़ से भी अधिक अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। वहीं महाकुंभ के दौरान यूपी सरकार को 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की राजस्व की कमाई हुई है। पिछले कुंभ के मेले में गंगा पर 18 टेम्परेरी पुल बनाए गए थे। इस बार इनकी संख्या बढ़ के 30 हो गई। पिछले कुंभ के मेले को 14 सेक्टर में बांटा गया था। इस बार के महाकुंभ को 25 सेक्टर में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए नहाने धोने के लिए 9 पक्के घाट बनाए गए थे। मेला स्थल में करीब 1.5 लाख टॉयलेट भी बनाए गए थे और इनको साफ रखने के लिए लगभग 10,000 क्लीनर को तैनात किया गया था। रात में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टेंट सिटी में लगभग 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 400 किलोमीटर टेम्परेरी रोड बनाए गए थे और साथ ही में 550 शटल बसें और 7,000 रोडवेज बसें चलाई गई थी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैभव के अनुसार महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनों सहित कुल 13,000 ट्रेन चलाई गई थी। इसके अलावा मेले की तैयारी के दौरान शहर को इंटरनेशनल लेवल की बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया था। मेले में सिक्योरिटी की बात की जाए तो 23,000 CCTV कैमरा लगाए गए थे। साथ ही में ड्रोन का भी सहारा लिया गया था। कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए फायर सेफ्टी सेंटर भी बनाए गए थे। इस कुंभ का डायरेक्ट बेनिफिट लोकल बिजनेस के साथ एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म को भी मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक महाकुंभ से जुड़े सामान जैसे डायरी, कैलेंडर, जूट, बैग और स्टेशनरी के सेल में 25% का इंक्रीमेंट देखा गया था। बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग है ना, ये LED है। पास से चलो। इस मेले में ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, महाकुंभ में फूल बेचने वाले लोग और नाव चलाने वाले लोग, ऐसे हजारों लोगों को डायरेक्ट फायदा मिला है। और इस महाकुंभ के मेले में लोकल बाइक चालकों ने भी
श्रद्धालुओं की बढ़ चढ़ के मदद की और अपना सहयोग ये श्रद्धालुओं भाई को साहब दिया। प्रयागराज में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं जो बीमार है या जो घायल हो गए हैं उनके लिए। काफ़ी अच्छा स्कीम चलाए हैं। आप भी ऐसा काम करें लोगों के साथ। लेकिन कुछ बाइक चालकों ने इस अवसर का काफ़ी लाभ उठाया, जो हमारे प्रयागराज की छवि को धुंधिल करती है। हालांकि दोस्तों, महाकुंभ के मेले का एक दूसरा पहलू भी था और वह था एनवायरनमेंट चैलेंज। कुंभ मेले में भले ही सरकार और लोगों को फायदा हुआ हो, लेकिन कुंभ में आने वाले करोड़ों लोग एनवायरनमेंट चैलेंज को भी लेकर आए थे। गंगा जैसे नदियों में पॉल्यूशन और प्लास्टिक वेस्टेज का सबसे बड़ा कारण था। आइए दोस्तों, अब हम लोग चला जाए मेला भ्रमण करने। अभी हम लोग आए हैं सूर्य द्वार। सूर्य द्वार से होते हुए हम लोग चलेंगे सेक्टर 6। और सेक्टर 6 में बहुत सारे भव्य मंडप का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मंडपम, फिर मध्य प्रदेश मंडपम, फिर छत्तीसगढ़ मंडपम, ऐसे बहुत सारे मंडप का आयोजन किया गया है। और साथ ही में आपको कलाग्राम भी देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। छत्तीसगढ़ कलाग्राम देखते हुए फिर उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी हुई करते हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में आपका मध्य प्रदेश प्रदर्शनी लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के बगल में दादर नागर हवेली का लगा हुआ है और उसके बगल में जल निगम का लगा हुआ है। सब दिखाते हैं आज घूमने में। और कलाग्राम घूमने में कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे पूरा घूमने में। तो ये इधर का एरिया कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर 7। सेक्टर 7 में जा रहे हैं आज। 7 और 6 बीच में है। आए हैं जा रहे हैं। हाँ, ये सब आ रहे हैं संगम से होके ना? नहीं, हाँ, अब जा रहे हैं नहाने के लिए। अच्छा, नहाने संगम। हाँ, अच्छा, ये किधर से आ रही है? ये लोग फाफा मुँह से आ रहे हैं? इधर से घुसे हैं हाँ पापा मऊ से। हाँ, और यहाँ से अच्छा लक्ष्मी द्वार से घुसे हुए हैं। अच्छा, तो 60 साल के जो भी ऊपर हैं या जो भी विकलांग हैं, हाँ, उनको जो है व्हील चेयर, जैसे कोई अच्छा, अच्छा। नहीं चलने के काबिल व्हील चेयर मिलता है। हाँ, और बुढ़ों के लिए लाठी पकड़ के चलने वाली स्टिक जो बोला जाता है वो मिलती है। और कमर, जिनको कमर की दिक्कत होती है, कमर की बेल्ट मिलती है। मतलब जितने भी सर्जिकल उपकरण होते हैं वो सारी चीज़ें फ्री में। कोई भी आए बस आधार कार्ड लेकर के आए। अच्छा, जो 60 साल के ऊपर है वो आधार कार्ड लेके आए। जो विकलांग है वो अपना विकलांग ID कार्ड लेके ले जा सकते हैं। अच्छा, व्हील चेयर है ये? घुटने के लिए कौन सा एरिया बताए हैं? लक्ष्मी द्वार। लक्ष्मी द्वार से साइड में छत्तीसगढ़ है, उसके बगल में कलाग्राम है। अभी हम लोग आ गए हैं, देखिए छत्तीसगढ़ मंडप के सामने। जिस टाइम हम लोग यहाँ पर पहुँचे उस टाइम यह बंद पड़ा था। शायद ये 2 बजे के बाद ही खुलता। 2 बजे ना। अभी हम लोग कलाग्राम मंडपम के अंदर देख रहे हैं राजस्थान का फेमस लोक नृत्य।
अब हम लोग कलाग्राम मंडपम के अंदर ही देख रहे हैं बंगाल का सांस्कृतिक कार्यक्रम रामायण। प्रदर्शनी क्या है ये? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, एक से क्षत्रिय सांस्कृतिक केंद्र, क्षेत्रीय है सब, क्षेत्रीय। ओ अपना लोकल का मैटर। संस्कृति मंत्रालय। इन सभी पेंटिंग में हमें भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग है ना, ये एलईडी है। पास से जा के ले लो। पेंटिंग यहाँ पर लगभग सभी स्टेट के फेमस वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे कपड़े हो गए और खिलौने हो गए, हैंड पेंटिंग हो गई, ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती है। अब हम लोग कलाग्राम के अंदर ही देखेंगे माँ गंगा अवतरण की कहानी। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों न आज हम आपको गंगा अवतरण की कहानी सुनाएं, दिखाएं। नारी का राजा बलि पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने हरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी बौने ब्रह्मा पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्रह्मा ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल किया गया। वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब शरणागत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। कुछ समय बाद सतयुग में
इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्हित पूजित डबल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ण लोक में बढ़ती जा रही थी। देवेंद्र इंद्र की दुविधा डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस्वी योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित। न अश्व का पता था, न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की भस्म को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगाजल, केवल गंगाजल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय मधुभावत जय पतिभावत शोक शावत शिव शंभो विपद विहारम अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो सहज वचन हर जन नयन पर धवल वदन शिव शंभो। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में सांप ले, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो।
ने भागीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सागर के पुत्रों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। हे मां गंगे, हे मां गंगे, मोक्षदायिनी गंगा का यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम मोक्ष का संगम है। प्रत्येक 12 वर्षों में यह महाकुंभ का स्नान करता है सर्व सिद्धि प्रदान और देता है मोक्ष का वरदान। अभी हम लोग आ गए हैं कलाग्राम के कला कुंभ मंडपम में। यहाँ पर ऐतिहासिक किला, ऐतिहासिक मंदिर और ऐतिहासिक मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं और साथ ही में उनकी तस्वीर भी देखिए आपको देखने को मिल रहा है। आइए उत्तर प्रदेश के मंडप में चला जाए और उत्तर प्रदेश में उपस्थित सभी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को देखा जाए। और हमारी शुरुआत होती है रामायण से। रामायण हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो भगवान राम के जीवन के आदर्शों की कहानी है। यह संस्कृत में वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित एक महाकाव्य है। भगवान कृष्ण के सर्किट में भगवान कृष्ण की कहानी को दिखाया गया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे कृष्ण के जीवन की गाथा है। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। महाभारत प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध कथा है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की कहानी है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़े थे। इस सर्किट में उत्तर प्रदेश में माता सती के शक्तिपीठ को दर्शाया गया है, जिनमें से प्रमुख प्रयागराज का प्रयाग शक्तिपीठ, ललिता देवी, कल्याणी देवी और अलोपी देवी मंदिर, वाराणसी का विशालाक्षी शक्तिपीठ और बलरामपुर का पाटन शक्तिपीठ शामिल है। इस सर्किट में आध्यात्मिक ऐतिहासिक टेम्पल को दिखाया गया है। इस सर्किट में बुंदेलखंड के सभी ऐतिहासिक और पराक्रमिक और महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को दिखाया गया है। इस सर्किट में कबीर दास के बारे में और उनके प्लेसेस को दिखाया गया है। इस सर्किट में भगवान बुद्ध के उत्तर प्रदेश में व्यतीत किए हुए स्थलों को दिखाया गया है। इस सर्किट में जैन धर्म के ऐतिहासिक प्लेसेस को दिखाया गया है। इस सर्किट में उत्तर प्रदेश में उपस्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको टूरिज्म के बारे में दिखाया गया है। चलिए ठीक आते हैं। इस सर्किट में उत्तर प्रदेश के सभी फेमस वस्तुएं, कपड़े से लेकर चीनी मिट्टी के बर्तन तक के सभी वस्तुओं को दिखाया गया है।
स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए वे लोग जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके स्मारक को दिखाया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर सभी धरोहरों को दर्शाया गया है कि कौन सा धरोहर कहाँ पर स्थित है। अब हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड के मंडप में। और भी है कि बस यही है? अभी हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के जल निगम के मंडप में। वहीं लोग जल को वेस्ट करते हैं, वही देखेंगे कि बुंदेलखंड में जल की कीमत क्या है। जिस तरीके से इसको गांव का लुक दिया गया है, इसको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है कि ये रियल है कि फेक है। इसको पूरी तरीके से रियलिस्टिक करने की पूरी कोशिश की गई है और ये देखने से भी लग रहा है कि ये रियल ही है, बट ये सिर्फ एक आर्ट है। और ये हमें दिखाया जा रहा है कि बुंदेलखंड में पानी की कीमत क्या है। और ये देखिए एक कुआं है, कुएं में एक सीढ़ी है और ये एक ट्रेन है जिससे पानी का सप्लाई किया जा रहा है। और ये देखिए बुंदेलखंड में पानी की किल्लत क्या होती है, कैसे लोग पानी लेकर बाल्टी में भर कर जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ सूखे बंजर ज़मीन दिखाई दे रही है। एक और देखिए ये कच्चा मकान और दरवाज़ा लकड़ी का फुल रियलिस्टिक देखने में लग रहा है। और ये दूसरी तरफ भी कच्चा मकान 2 मंजिले का और एक बुजुर्ग आदमी जो आलू टमाटर बेचते हुए दिखाया गया है गांव में। और ये दूसरी साइड देखिए, ये भी कच्चा मकान और ये देखिए लालटेन है एक, साथ ही में दरवाज़ा देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से रियलिस्टिक लग रहा है देखने में। और ये देखिए ये जल निगम का मंडप है और यहाँ पर सामने LED लगी हुई है जिसमें कुछ जल के बारे में जानकारी दी जा रही है। और ये देखिए घड़े में एक पानी चल रहा है टोटी का और ये इसी में पेड़ लगाया गया है। और ये सामने मंदिर है। ये जब मोर देखिए खुशी में नाचता है, उस प्रकार से उसी के पंख पर जल से ही खुशी है ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। और ये टंकी लगी हुई है और स्टैचू सहित एक लेडी को बनाया गया है। ये देखिए एक मशीन लगाया गया है जो हमारे शरीर में कितने % भाग जल है ये दिखाने की कोशिश करता है। अभी हम लोग आ गए हैं देखिए मध्य प्रदेश के मंडप में। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में महादेव के कार्यक्रम को दिखाया जा रहा था। बाल्यकाल में ही आ जाएगा। और इसके भाग्य में विवाह की रेखा क्या बता रही है भगवान? ये सर्वज्ञ जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पहले तो घर में विविध व्रतों का अनुष्ठान करेगी, बाद में वन में जाकर करेगी
कठिन से कठिन तपस्या। परंतु इसका पति होगा कौन? हे परम पुरुष, हे महेश्वर, प्रकृति और पुरुष से परे हैं आप। ये चराचर जगत उत्पन्न होता है आप ही से। हम सभी का नमस्कार स्वीकार करें। महाकुंभ के मेले में सेक्टर 6 और 7 के बीच में अमरनाथ की यात्रा या कह सकते हैं कि अमरनाथ की गुफा का दर्शन कराया जा रहा था। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये महाकुंभ का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।